राधे राधे बच्चों। हम बीए सेमेस्टर 6 समाज शास्त्र का गेस्ट पेपर लेके आए हैं आपके लिए। जी हाँ, देखिए महामैराथन क्लास जो है ना, वो आपकी बाद में हम जरूर लेंगे, कल आएगी आपके लिए। आज हम आपके लिए गेस्ट पेपर लेके आए हैं। बिल्कुल वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये जो क्लास है वो आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके जो एग्जाम में आने वाला है ना, वही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, गेस्ट पेपर है आपका। कल आपकी महामैराथन क्लास जो है वो 3 बजे आएगी। जी हाँ, कल 13 है ना, कल 3 बजे आपके लिए महामैराथन क्लास आने वाली है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम। देखिए आपका गेस्ट पेपर है बीए सेमेस्टर 6 समाज शास्त्र, भारतीय समाज। देखिए भारतीय समाज में आप पहली इकाई में आप क्या पढ़ने वाले हैं। इकाई 1 में आपका रहेगा सांस्कृतिक एवं आंचलिक विविधता। इकाई 2 में है वर्ण आश्रम कर्म पुरुषार्थ एवं संस्कार। 3 में है जाति नातेदारी परिवार और विवाह। 4 में हम पढ़ेंगे संरचना एवं संयोजन। और 5 में आपका रहेगा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। अब देखिए आपके जो एमसीक्यूज हैं पहली यूनिट से, वो कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं उनमें से। भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रमुख आधार क्या है। भाषा जाति धर्म तथा क्षेत्रीय विविधता। भारत में भाषाई विविधता का प्रमुख कारण क्या है। ऐतिहासिक विकास भौगोलिक विभिन्नता और सांस्कृतिक संपर्क। तीसरा प्रश्न है भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है। जन्म। अगला प्रश्न रहेगा भारत में धार्मिक विविधता का प्रमुख उदाहरण क्या है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन आदि धर्मों का सह अस्तित्व। पांचवा प्रश्न है यूनिवर्सिटी इज डाइवर्सिटी का अर्थ क्या है। विविधता में एकता। अगला प्रश्न रहेगा आपका भारतीय समाज की संरचनात्मक एकता का आधार क्या है। संविधान सामाजिक संस्थाएं और सामान्य परंपराएं। अगला प्रश्न है भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक प्रमुख तत्व क्या है। भाषा। विभिन्न धर्मों के सह अस्तित्व को क्या कहा जाता है। धार्मिक सहिष्णुता। भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रमुख आधार क्या है। साझा इतिहास परंपराएं और सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है। विविधता और परिवर्तनशीलता। आगे इसी क्रम में है जाति व्यवस्था का प्रमुख प्रभाव किन क्षेत्रों पर पड़ता है। भारत में सांस्कृतिक विविधता के विकास का प्रमुख कारण क्या है। भारतीय समाज की एकता को मजबूत करने वाला प्रमुख तत्व क्या है। धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ क्या है। विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है। भारतीय समाज में विविधता के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं। भारत में विविधता में एकता का प्रमुख उदाहरण क्या है। भारतीय समाज में सांस्कृतिक एकता को बढ़ाने वाले प्रमुख साधन क्या हैं। भारत में सांस्कृतिक प्रतिमानों की विविधता किन आधारों पर दिखाई देती है। धार्मिक विश्वास एवं क्रियाओं में विविधता का मुख्य कारण क्या है। इसी क्रम में भारतीय समाज में भाषाई विविधता किस का परिणाम है। भारतीय संस्कृति में सांस्कृतिक प्रतिमान किससे संबंधित है। भारतीय समाज में धार्मिक विविधता साथ साथ कौन सी भावना एकता को मजबूत करती है। इसी क्रम में आपके ये प्रश्न रहेंगे। भारतीय समाज की भाषाई एकता को मजबूत करने वाला सूत्र क्या है। भारतीय समाज में सांस्कृतिक विविधता के साथ कौन सी मूल विशेषता बनी रही है। भारत को विविधताओं का देश क्यों कहा जाता है। इसी इकाई में आपके लघुतरात्मक प्रश्न हैं, 3 आपके लिए सेलेक्ट किए गए हैं जो एग्जाम में महत्वपूर्ण रहते हैं। भारतीय संस्कृति में विविधता के प्रमुख रूपों का वर्णन कीजिए। अगला है भारतीय समाज की विविधता में एकता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के धार्मिक विश्वास एवं व्यवहारों का वर्णन कीजिए। इसी इकाई से आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न 2 हैं। भारतीय संस्कृति में विविधता की विवेचना कीजिए तथा विविधता में एकता के आधारों को स्पष्ट कीजिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है भारतीय समाज की संरचनात्मक एकता का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। देखिए ये एक यूनिट से आपके लिए एमसीक्यूज लघुतरात्मक
और निबंधात्मक प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं। ये आपका गेस पेपर है और आपकी महामैराथन क्लास जो है वो कल 13 तारीख को 3 बजे आने वाली है। जी हाँ, आगे बढ़िए इकाई 2 की तरफ। पहला प्रश्न एमसीक्यूज। जी हाँ, एमसीक्यूज में है वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण माने जाते हैं, 4 वर्ण कौन कौन से हैं, वर्ण व्यवस्था का पारंपरिक आधार क्या माना गया है, जाति व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है, वर्ण और जाति में प्रमुख अंतर क्या है, आश्रम का अर्थ क्या होता है, भारतीय आश्रम व्यवस्था में कितने आश्रम है, 4 आश्रम कौन कौन से हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, गृहस्थ आश्रम का मुख्य कर्तव्य क्या है, वानप्रस्थ आश्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, संन्यास आश्रम का मुख्य उद्देश्य, पुरुषार्थ कितने माने गए हैं, 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं, पुरुषार्थ का अर्थ क्या है, धर्म पुरुषार्थ किस से संबंधित है, अर्थ पुरुषार्थ किससे संबंधित है, काम पुरुषार्थ किससे संबंधित है, मोक्ष पुरुषार्थ किससे संबंधित है, कर्म की अवधारणा किससे संबंधित है। इसी क्रम में आपके रहेंगे प्रश्न, संस्कार का अर्थ क्या है, संस्कारों का मुख्य उद्देश्य क्या है, फिर आता है आपके गृहस्थ आश्रम में कौन कौन से पुरुषार्थ प्रमुख होते हैं, वानप्रस्थ और संन्यास मुख्यतः किस पुरुषार्थ की ओर ले जाते हैं, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण का मुख्य कार्य क्या माना गया है, संस्कार एवं व्यक्ति के किस पक्ष को प्रभावित करते हैं, आश्रम व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या था। इसी इकाई 2 से आपके लिए लघुतरात्मक प्रश्न जो सेलेक्ट किए हैं वो है, आश्रम व्यवस्था के वर्गीकरण एवं समाजशास्त्रीय महत्व की विवेचना कीजिए, पुरुषार्थ क्या है, इसके प्रकार एवं समाजशास्त्रीय महत्व बताइए, कर्म तथा पूर्ण जन्म की अवधारणा की विवेचना कीजिए। इसी इकाई 2 में आपके लिए एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं निबंधात्मक वो है, वर्ण व्यवस्था की अवधारणा विशेषताओं एवं समाजशास्त्रीय महत्व की विवेचना कीजिए, भारतीय आश्रम व्यवस्था एवं पुरुषार्थ व्यवस्था के अंतर संबंध की विस्तृत विवेचना कीजिए। आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। एमसीक्यूज प्रश्न है आपके, भारतीय समाज की आधारभूत सामाजिक संस्थाओं में कौन कौन शामिल है, जाति व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है, जाति का सदस्यत्व कैसे प्राप्त होता है, जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है, जाति व्यवस्था में विवाह का प्रमुख नियम क्या है, जाति व्यवस्था में परंपरागत रूप से व्यवसाय किससे निर्धारित होता है, वर्ग का आधार मुख्यतः क्या होता है, जाति और वर्ग में मुख्य अंतर क्या है, नातेदारी का आधार क्या है, नातेदारी का समाजशास्त्रीय महत्व क्या है, परिवार का मूल आधार क्या है, फैमिली शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से मानी गई है, संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है, संयुक्त परिवार में सामान्यतः किस प्रकार की रसोई होती है, संयुक्त परिवार की आर्थिक विशेषता क्या है, संयुक्त परिवार में सामान्य कोष का उपयोग किससे लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हिंदू विवाह को परंपरागत रूप से क्या माना गया है, हिंदू विवाह में मुख्य प्रमुख उद्देश्यों से में क्या शामिल है, आधुनिक हिंदू विवाह की एक प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, आधुनिक विवाह व्यवस्था में कौन कौन सी प्रवृत्ति बढ़ी है, जाति व्यवस्था के कमजोर होने से किस व्यवस्था का विकास बढ़ा है, पश्चिमीकरण का जाति व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 3 में से ही लघुतरात्मक प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो देखिए, जाति को परिभाषित कीजिए तथा जाति की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, परिवार को परिभाषित कीजिए तथा संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताएं बताइए, हिंदू विवाह की आधुनिक प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। यूनिट 3 से निबंधात्मक प्रश्न 2 हैं आपके महत्वपूर्ण जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का तथा बदलते प्रतिमानों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, भारतीय समाज में परिवार संस्था के बदलते प्रतिमानों की विवेचना कीजिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज। अब बढ़ते हैं हम यूनिट 4 की तरफ। ग्राम किस प्रकार का सामाजिक समुदाय है, ग्रामीण समुदाय का प्रमुख आधार क्या है, ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों में प्रमुख अंतर किस आधार पर किया जाता है, नगर की प्रमुख विशेषता क्या है, नगरीकरण का अर्थ क्या है, नगरीकरण का प्रमुख कारण क्या है, ग्रामीण नगरीय अनुबंध से क्या आशय है, नगरीकरण का ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, नगरीकरण का एक प्रमुख सकारात्मक प्रभाव क्या है,
नगरीकरण की प्रमुख समस्या क्या है? नगरीय नियोजन का उद्देश्य क्या है? जनजाति का आधार क्या है? जनजातियों की प्रमुख समस्या क्या है? दलित शब्द किस दलित शब्द किस सामाजिक समूह के लिए प्रयुक्त होता है? दलितों की प्रमुख समस्या क्या है? भारतीय समाज में कमजोर वर्गों की समस्या मुख्यतः किससे जुड़ी हुई है? महिलाओं की स्थिति सुधारने में कानून की क्या भूमिका है? हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? दहेज प्रतिबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? इसी क्रम में देखिए, जनसंख्या में वृद्धि को नियंत्रित करने का प्रमुख साधन क्या है? जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख जननांकीय कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि से किस समस्या में वृद्धि हुई है? इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम इकाई 4 के लघुतरात्मक प्रश्नों की तरफ। इसमें से 3 लघुतरात्मक प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ग्राम एवं नगरीय समुदायों में अंतर स्पष्ट कीजिए, नगरीकरण की परिभाषा दीजिए तथा भारतीय समाज पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। भारतीय समाज में महिलाओं की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। इसी यूनिट 4 से आपके निबंधात्मक 2 प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय समाज की संरचना एवं संयोजन में ग्राम नगर नगरीकरण जनजाति एवं कमजोर वर्गों की स्थिति का विवेचन कीजिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण परिणाम एवं नियंत्रण के उपायों की विस्तृत विवेचना कीजिए। देखिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि आज आपका ये गेस्ट पेपर है। एग्जाम में जो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं वही गेस्ट पेपर में दिए गए हैं। महामैराथन क्लास आपके कल 3 बजे आने वाली है। अब बढ़ते हैं हम यूनिट 5 की तरफ, जिसमें से एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है? सांस्कृतिकरण की अवधारणा किस समाजशास्त्री से संबंधित है? संस्कृतिकरण में निम्न सामाजिक समूह क्या अपनाते हैं? संस्कृतिकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या माना जाता है? भारत में पश्चिमीकरण का प्रमुख ऐतिहासिक माध्यम क्या है? पश्चिमीकरण का एक प्रमुख परिणाम क्या है? पश्चिमीकरण का प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है? आधुनिकीकरण का एक प्रमुख लक्षण क्या है? आधुनिकीकरण की किससे संबंधित है? आधुनिकीकरण का प्रमुख आधार क्या है? नगरीकरण सामाजिक परिवर्तन की किस प्रकार की प्रक्रिया है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का प्रभाव किन क्षेत्रों पर पड़ता है? वैश्वीकरण का एक प्रमुख माध्यम क्या है? वैश्वीकरण का एक प्रमुख सकारात्मक प्रभाव क्या है? इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। नियोजित परिवर्तन का अर्थ क्या है? भारत में नियोजित परिवर्तन का प्रमुख साधन क्या रहा है? पश्चिमीकरण भारत में किस ऐतिहासिक प्रक्रिया से बढ़ा है? आधुनिकीकरण का एक प्रमुख मूल्य क्या है? आगे बढ़ते हैं आपके इसी यूनिट से लघुतरात्मक प्रश्न 3 सेलेक्ट किए गए हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है, संस्कृतिकरण की अवधारणा आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अगला प्रश्न है, पश्चिमीकरण की परिभाषा दीजिए तथा भारतीय समाज पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न रहेगा, आधुनिकीकरण की विशेषताओं एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए। देखिए, इसी क्रम में हम यूनिट 5 की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी इकाई से इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। पहला है, भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख प्रक्रियाओं संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण एवं नगरीकरण की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित परिवर्तन एवं रूपांतरण तथा वैश्वीकरण के प्रभावों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। देखिए, जो हमने अभी तक क्वेश्चंस देखे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये गेस्ट पेपर है आपका जो कि आपके एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके इसी गेस्ट पेपर से पूछे जाएंगे, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे उनको भी फायदा मिलेगा, उनका एग्जाम पेपर अच्छा जाएगा। देखिए, कम समय के अंदर हम बेटर से बेटर तैयारी कैसे कर सकते हैं उसके लिए ये गेस्ट पेपर तैयार किया गया है। अब हमें प्रश्नों को किस तरीके से, उनके उत्तरों को किस तरीके से लिखना है, कितना उत्तर प्रभावशाली हो सकता है, उसके लिए हम कल 3 बजे आपके लिए महामैराथन क्लास लेके आ रहे हैं जिसमें हम पूरा विस्तार से जानेंगे, उत्तर को समझेंगे कि हमें उत्तर को किस तरीके से लिखना है और कौन से कब क्या प्रश्न पूछा गया है तो उसका उत्तर कैसे लिखना है।
तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और कल मिलते हैं महामैराथन क्लास में, जिसमें आपको उत्तर बहुत ही विस्तार रूप से और सरल तरीके से स्पष्ट रूप से बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।